राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, वीएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बता दें कि कुपोषण को लेकर एक तरफ सरकार काफी गंभीर है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो वहां पे कुपोषित बच्चे सबसे अधिक पाए जाते हैं। कुपोषण की वजह से जहां पर आपको बता दें कि माता पिता बच्चे तो परेशान रहते हैं, तो इसको लेकर सरकार भी गंभीर बनी हुई है। सरकार एक तरफ जागरूकता अभियान चलाती है और इसको लेकर बड़े बड़े कार्यक्रम भी आयोजन किए जाते हैं। आपको बता दें कि कुपोषण एक गंभीर बीमारी है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डीके डबास जी। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वीएन न्यूज पर। नमस्कार विनीत जी। पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ की ओर से वीएन न्यूज को धन्यवाद कि देश भर में फैले कुपोषण और मुख्यतः बिहार की जो स्थिति आज देखने लायक है, ये सही मायनों में आज इस पर विचार किया जाना अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्योंकि एक तो जनसंख्या वृद्धि हमारे निम्न आय वर्ग में बहुत बड़ा कारण है कुपोषण का। और जब तक हम अपने निम्न आय वर्ग को, मध्यम आय वर्ग को जनसंख्या पर नियंत्रित रहने के लिए हम उन्हें परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा नहीं देंगे, तब तक परिवार में अधिक भरण पोषण की समस्या बनी रहेगी। और जिसमें कि आपको पता है कि जितना बड़ा परिवार होगा उतने ज्यादा खाद्य संसाधनों का उपभोग भी अधिक डिमांड में होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आ रही है कि खाद्य मात्रा कम नहीं है, लेकिन दो तरह की समस्या से देश जूझ रहा है। सबसे पहला जनसंख्या अधिक होना, परिवार बड़ा होना और परिवार में एक या दो व्यक्ति का ही कमाना। जैसे कि अगर परिवार में पिता और माता दोनों काम पर जाते हैं तो दिन भर बच्चों को पोषण की मात्रा से भरपूर भोजन नहीं मिलता। और जो बच्चे संख्या में भी अधिक होते हैं, आप देखते हो ज्यादातर निम्न आय वर्ग में बच्चे 5 से 7 बच्चे नॉर्मली होते ही होते हैं। और जिस परिवार का, इतने बड़े परिवार का भरण पोषण करने के लिए दोनों माता और पिता दोनों को बाहर काम करने जाना पड़ता है। तो ऐसे में एक तो हमारे बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, उन्हें सही मात्रा में भोजन नहीं मिलता। और भोजन जो मिलता है उसमें भी आज आप देख रहे हो कि जब से हरित क्रांति आई है तब से बहुत ज्यादा रासायनिक खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल हो रहा है। तो अधिक रसायनों के प्रयोग से भी हमारे पोषण स्तर में गिरावट आई है। भोजन स्वयं पोषण नहीं रखता, तो जिस भोजन को हम खा रहे हैं उसमें भी अधिक रसायन मिले हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ कुपोषण हो रहा है बल्कि कैंसर जैसी बीमारियां भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज आप देखो 90% भारत की जनसंख्या डायबिटीज और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से परेशान है। उसका कारण यह है कि जो शरीर खा रहा है, जो भी भोजन हम खा रहे हैं उसमें भी हमें पोषक तत्व पूरी मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। देखो, पेट तो सभी का भर जाता है, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मध्यम आय वर्ग का है, लेकिन वो भोजन खाने के बाद भी उनको पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो सरकार को इन बातों पर संज्ञान लेना चाहिए कि सबसे अधिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। और जैसा कि मैं शुरू से कहती आई हूं कि देश में कम से कम शिक्षा सबके लिए मुफ्त होनी चाहिए। लेकिन हमारी कहते हैं ना, एक सबसे बड़ी विडंबना इस देश की ये है कि सरकारी स्कूलों में चाहे शिक्षा अच्छी है, लोग पढ़ाना नहीं चाहते। और जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा इतनी महंगी है, लोग सिर्फ उन बिल्डिंग्स को, उनके महंगे कॉस्ट्यूम्स को देख के बच्चों का एडमिशन दे देते हैं। लेकिन आप सोचिए, जहां पेइंग कैपेसिटी बहुत अधिक है वहां बच्चे भी कम है, खाद्य उत्पादन उपभोग करने के लिए भी अधिक है, लेकिन जहां बच्चे अधिक हैं वहां पोषण भी नहीं है, खाद्य उपलब्धता भी नहीं है और परिवार पर काम करने का बर्डन भी अधिक है। तो सबसे अच्छा साधन हमारा यही है कि हम लोगों को जागरूक करें, शिक्षित करें, ताकि वो परिवार को नियोजित रखें।
और जितना एक या दो बच्चा पैदा करें, उन्हें आगे पढ़ाएं लिखाएं, अच्छी शिक्षा दें, अपने पैरों पे खड़े होने वाले आत्मनिर्भर नागरिक देश के लिए बने, ताकि वह स्वयं के भरण पोषण का इंतजाम कर सके। लेकिन जो आज की स्थिति है, अगर उसको मैं पिछले 20-50 साल से जोड़ के देखूं, तो अगर सरकारों ने यदि ईमानदारी से काम किया होता, जिसमें बिहार की सरकार भी आप उसको ले सकते हैं संज्ञान में। जी बिल्कुल। अगर लोगों बिहार को की स्थिति मैडम सबसे ज्यादा गंभीर है। बिहार की स्थिति की अगर बात करें तो बिहार की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, क्योंकि बिहार में मैंने कहा ना कि बिहार का जो निम्न आय वर्ग तबका है, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए देश भर में भ्रमण करता है। बिल्कुल। और उन्हीं के बच्चे सबसे ज्यादा रुल जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चों को संसाधन नहीं मिलते। जब खाद्य संसाधन, जो कि जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, वो नहीं मिलती, तो वो बच्चे मानसिक स्तर पे भी ग्रो नहीं कर पाते। आगे जाके भी वो मेहनत मजदूरी करेंगे और अधिक बच्चे पैदा करेंगे। तो एक विशियस साइकिल है जो पिछले 50-70 साल से चला आ रहा है। तो आज की स्थिति को भी सुधारने के लिए हमें कम से कम भी एक पंचवर्षीय योजना फिर से बनानी पड़ेगी, जिसके माध्यम से हम शिक्षा को ही मेन मुद्दा रखें। और जैसा कि 2017 में एचआरडी मिनिस्ट्री ने केंद्र सरकार के माध्यम से एक बिल पारित किया था, जिसमें पोषण शिक्षा को अत्यंत आवश्यक कर देना चाहिए क्लास प्रथम से। लेकिन हमारे देश की तो समस्या ही यह है कि बच्चे स्कूल तक जा ही नहीं पाते। आप जिन बच्चों की तस्वीरें देखते हो, जो स्लम में रहते हैं, जिनके माँ बाप मेहनत मजदूरी करते हैं, अगर उनके शरीर देखें तो उनको भोजन ही नहीं मिलता। तन ढकने के लिए कपड़े और फीस भरने के लिए स्कूलों का पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा जो हमारा मुद्दा है आज, कुपोषण। हमें कुपोषण को समझना पड़ेगा, उसके प्रकार समझने पड़ेंगे, उसकी जिम्मेदार कारक समझने पड़ेंगे। और सबसे पहला कारण है अधिक जनसंख्या, जिसे अगर आज भी हम रोक देते हैं किसी कानून के माध्यम से, तो एक परिवार में दो से अधिक बच्चे ना होंगे, तो उन दो को भरपूर मात्रा में भोजन मिलेगा, उनकी वैल्यू होगी, आगे उनको शिक्षा मिलेगी और वो अपना जीवन स्तर अच्छा करेंगे। तो कम से कम हम अगले 10-15 साल बाद कह सकते हैं कि भारत से हम कुपोषण को कम कर देंगे। लेकिन यही हालात चलते रहे तो सर, भोजन की डिमांड बढ़ती रहेगी, किसान खाद्य उत्पादन में अधिक रसायनों को डालता रहेगा, और वही बात है ना कि जो उत्पादन करता है उसको तो फायदा चाहिए, अब उसकी फसल खराब नहीं होनी चाहिए। और जितना ज्यादा उत्पादन होगा उतना ज्यादा उसको पैसा मिलेगा, और उसको उपभोग करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो उसके उत्पादन की बिक्री भी ज्यादा हो जाएगी। तो हमारा जो देश है वो कई तरह के विशेष साइकिल से जकड़ा हुआ है। सबसे पहले तो हमने नेचर फार्मिंग को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से भोजन है तो उपलब्ध, लेकिन वो खाने के बावजूद भी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं बच्चे। पेट तो सभी भर के सोते हैं ना सर, चाहे मजदूरी करके कोई कमाए, लेकिन वो खाता तो है, रात को तो भूखा नहीं सोता, लेकिन उस खाने को खा के पोषण नहीं मिल रहा है शरीर को। सबसे पहले सरकारों को एक कड़ा कानून बना के इन हानिकारक जानलेवा रसायनों को मार्केट से बंद करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि किसानों को सब्सिडी दी जाती है बहुत सारे रसायनों पे। अब उनकी मात्रा भी तो सरकार को तय करनी चाहिए ना, कि उत्पादन में इससे अधिक मात्रा ना डाले ताकि ये बीमारियों का कारण ना बने। तो बहुत सारे लोग हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि सरकार कई तरह से नीति निर्माण करे। पहला, जनसंख्या वृद्धि को रोके। दूसरा, खाद्य उत्पादन में अधिक जहरीले रसायनों का प्रयोग कम करे। और तीसरा, जो लोग भोजन अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, कम से कम 5 वर्ष के लिए उन नीतियों का निर्माण हो जिससे प्रत्येक बच्चे को कम से कम भोजन उनके ग्रोथ के लिए मिल जाए। उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जितना पोषक तत्वों की आवश्यकता है उतनी मात्रा में भोजन मिले, और वो भोजन पोषक भी हो और मात्रा में भी सीमित, मतलब अच्छा हो। इतना तो कम से कम उसको मिले कि बच्चा पेट भर के 3 टाइम का खाना खा ले। मैम, आपने जो बात बताई कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय की बात की, तो सरकारी विद्यालय की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो बच्चों के लिए पोषक तत्व भी दिए जाते हैं, वहाँ पे खाना भी दिया जाता है, फल भी दिए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं। आखिर वजह क्या है कि वहाँ पे अगर पोषक तत्व भी दिए जाते हैं, सब होने के बावजूद भी सरकारी विद्यालय में लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं, जबकि वो कर्ज लेके भी अपने बच्चों को प्राइवेट। जबकि अगर बात की जाए सरकारी शिक्षा व्यवस्था की, तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था ठीक है, और प्राइवेट की तुलना में अगर बात की जाए तो वहाँ पे शिक्षक जो है कई एंट्रेंस एग्जाम पास करके तब वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं। प्राइवेट की बात अलग है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी इन सब मतलब जो सरकारी विद्यालय है उनसे अपने बच्चों को भेजने से कतराते हैं। उनका कहना है कि हाँ, वहाँ पे स्थिति ये है कि उन्हें खाने के लिए भी मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, पैसे भी दिए जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आखिर क्या वजह है?
सर ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का दोष है। जी। सामाजिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति जो थोड़ा सा एक कहते हैं ना एक अर्निंग पावर हासिल कर लेता है, उसमें जी। आप और हम भी शामिल है सर। तो थोड़ी सी अर्निंग कैपेबिलिटी आने के बाद हम सोचते हैं हमारा बच्चा अच्छे माहौल में जाए, जी। और वो अच्छे माहौल की लालसा इंसान को कई बार अच्छी चीजों से दूर कर देती है। वो दिखावा परस्त हो जाते हैं लोग, जबकि वही सिलेबस आपको सरकारी में पढ़ाया जाता है और वही सिलेबस आपको प्राइवेट में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। प्राइवेट स्कूल के टीचर्स कम क्वालिफाइड भी होंगे तो चलेंगे, ताकि वो ज्वाइनिंग कर लेते हैं कम सैलरी पे भी, बट बिल्कुल। उनकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए। वो लगना चाहिए कि दे आर वेल अपेयर्ड, वो स्कूल में एक टीचर बन के एक अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। और हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दिखावे में पीछे रह जाते हैं, अपने आप को लगातार पॉलिश नहीं करते रहते। उनका मकसद सिर्फ सरकारी नौकरी पाने तक खत्म हो जाता है। उसके बाद वो शिक्षा को ना तो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ना वो अपनी नॉलेज को अपडेट करना चाहते हैं। और एक पोजीशन पे आने के बाद आप छोटे से छोटी सरकारी नौकरी को पकड़ लीजिए, क्लार्क का भी घमंड इतना बढ़ जाता है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी मिल गई। आप उसका बर्ताव देखोगे तो वो अपने आप को आईएएस आईपीएस से कम नहीं समझता। बिल्कुल। तो ऐसे में उन बदतमीजियों को झेलने की बजाय एक पढ़ाका ये सोचता है कि मैं प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिट करा दूं ताकि मैं बच्चे का रिव्यू तो लेता रहूं, कम से कम स्कूल मुझे रिस्पॉन्सिबल है आंसर करने के लिए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है। लेकिन सरकारी स्कूल में तो आप गेट के अंदर जा ही नहीं सकते, क्लासरूम तक जाना तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं सर जो एक मानसिक प्रभाव डालती हैं अभिभावकों पे। अगर सरकारी स्कूल भी इतने मिलनसार हो जाएं कि बच्चे का रिव्यू वो करने लगे, माता पिता को टीचरों से मिलके बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, बच्चा कहाँ वीक रह रहा है, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर सरकारी स्कूल के लोग लगाएं और बच्चों के बिहेवियर, एटीट्यूड, एजुकेशन में अपग्रेडिंग हो, तो डेफिनेटली लोग सरकारी स्कूल पे जाना पसंद करेंगे। हाँ, मैं आपने एक बात बोली ना कि वो तो एक सिलेक्शन प्रोसीजर से होके आते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी होती है, एक सेट क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने तय कर रखा है। इस बात को समझने की जरूरत है सर। वो तब तक ही मेहनत करते हैं जब तक उनको वो सरकारी टीचर होने का तमगा नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। जिस दिन टीचर बन जाते हैं उस दिन वो ना तो आगे पढ़ाई करते हैं और ना ही उन्हें अपनी नॉलेज अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अब आप देखिए स्कूलों में जब इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस आया था, इट्स अ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट, और ये सन 2000 की बात है, दिल्ली के स्कूलों में जब आया था तो मुझे इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस का टीचर नहीं मिला था। जी। और लिटरली आई वाज शॉक्ड कि मैं क्लास में अकेली लड़की थी जो इन्फो की स्टूडेंट थी। तो आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलों में ये हाल है, आज भी है। जो टीचर मेरे बचपन में मुझे पढ़ा रहे थे वो कुछ तो रिटायर हो गए, कुछ अभी स्कूल में हैं, लेकिन उनकी नॉलेज असेसमेंट अगर मैं करूं तो वो उन्हीं 4 किताबों को सिर्फ उन्हीं से रिलेटेड नोट्स को पढ़ाते रहते हैं। उनके पास ना अपग्रेडेड नॉलेज होती है, ना वो अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं। ये मेरा क्लियर ब्लेम है सरकारी टीचर्स पे। अगर वो अपनी इंफॉर्मेशन को अपग्रेड करें, बच्चों के साथ रिजिड ना हो, तो डेफिनेटली हम अपने बच्चों को सरकारी में ही पढ़ाना चाहेंगे। जी। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि आखिर जो कुपोषण हो रहे हैं, बच्चे कुपोषित होते हैं, इनको क्या ऐसा पोषक तत्व दिया जाए कि इनमें कुपोषण ना फैले और एक गंभीर जो बीमारी है इससे बचा जा सके? सर 2 चीजें हैं। पहला तो कुपोषण इनमें जेनेटिकली आ गया है, मतलब ये माँ के पेट से ही कुपोषित हैं। हाँ, आप देख रहे हो कि जो माएं गर्भ धारण करती हैं पहले से ही वो एनीमिक होती हैं। उनके रंग रूप से, उनके रहन सहन, खान पान, उनके शरीर की हालत से आप अंदाजा लगा सकते हो कि माँ खुद ही कुपोषित थी। और पहला बच्चा जो एक नॉर्मल शरीर से बाहर निकला, उसकी हेल्थ कंपैरेटिव टू अदर प्रोडक्शन अच्छी होती है। अब उसके बाद धीरे धीरे मल्टीपल कंजेशन, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ भी माँ को लगातार खत्म करता चला जाता है। उसका खून का लेवल जो है वो बिल्कुल कम होता चला जाता है। उसके बाद जो सिचुएशन होती है कि बच्चा दुनिया में तो आ गया, अब जितना पोषण उसको माँ से मिलना था वो माँ से मिल गया। अब जो वो थोड़ी सी कुपोषण की मात्रा पैदा हुआ है लेकर, उसके बाद जो माँ ने उसको दूध पिलाया उस वक्त भी वो शरीर से कमजोर थी, तो उसमें जो कोलेस्ट्रॉल में प्रॉपर उसको न्यूट्रिएंट मिलने चाहिए थे उतनी मात्रा उनको नहीं मिली। उसके बाद वो सारा दिन मजदूरी भी करती है तो उसका खुद का दूध भी इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा कि बच्चे की फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। फिर उसको खाना नहीं मिलता, ऊपर से जो हम उसको फीडिंग देते हैं या लगातार उसकी ग्रोइंग स्टेज पे जो उसको खाना मिलना चाहिए जितनी मात्रा में, वो नहीं मिल पाता। अब घर पे माँ रहती है, पिता कमाता है, अच्छा इनकम स्टेटस है, बच्चे कम मात्रा में हैं, तो क्या होता है कि एक या 2 बच्चे पे हम अच्छा ध्यान देते हैं, लेकिन जब बच्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी जरूरतें भी बहुत ज्यादा होती हैं। उनके चलते क्या होता है सबसे ज्यादा कि
बच्चे कुपोषित रह जाते हैं, उनको भोजन की मात्रा नहीं मिलती। और जब जैसा कि मैंने सबसे बड़ा कारण बताया कि आजकल तो मात्रा में भी भोजन है, क्योंकि फूड प्रोडक्शन कंट्री में कम नहीं हो रहा है, जी लेकिन फूड प्रोडक्शन मिलने के बावजूद, मात्रा में भोजन होने के बावजूद भी कुपोषण है, क्योंकि खाद्य पदार्थों में रसायन की मात्रा अधिक है। अगर बात की जाए मैम कि जिस तरीके से आप बता रही हैं कि कुपोषित बच्चे ऐसे नहीं हो सकते, इन्हें मतलब बचाना चाहिए और इस तरीके से, तो आपका आगे का आपकी जो मुहिम है किस तरीके से ये मुहिम कहाँ पे कार्य कर रही है मैम? सर, पोषण एवं प्राकृतिक स्वास्थ्य विज्ञान संघ का मूल उद्देश्य देश में जी। प्राकृतिक खेती को प्रमोट करना है। नेचुरल फार्मिंग हम इसे कहते हैं, जो कि रसायन मुक्त खेती है। अगर पूरा देश नेचुरल फार्मिंग को अपनाता है तो सबसे पहले वो खेती में जाने वाले रसायनों को कम कर देते हैं, जिससे खेती की कॉस्ट कम हो जाती है। जी। दूसरा, मिट्टी की हेल्थ अच्छी हो जाती है, क्योंकि मिट्टी में हद से ज्यादा रसायन डालने से वो सॉल्ट लेवल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अनाज का बीज खत्म होता है, जिसे हम ज्यादा मात्रा में बीज भी खेती में डाल रहे हैं, वो बीज की भी कीमत कम हो जाती है। साथ में पोषण अच्छा होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो पोषक तत्वों में अधिक होता है, ना कि रसायनों में। अब आप देखिए ना, जो गेहूं अधिक यूरिया डाल के पकाए जाते हैं वो अक्सर कैंसर कर रहे हैं, लोगों में माउथ अल्सर बढ़ रहे हैं, स्टमक रिलेटेड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या है कि वो गैस्ट्रिक कॉजिंग है, मतलब बहुत ज्यादा गैस बनाने वाले हैं। और बॉडी में, हमारी बॉडी तो यूरिया को निकालने का काम करती है, उल्टा हम यूरिया खेतों में डाल के यूरिक एसिड को बढ़ावा दे रहे हैं शरीर में, जिसकी वजह से किडनी डिजीजेस, हार्ट डिजीजेस, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स और ये हमारे जितने सारे कैंसर्स हो रहे हैं, ये सब केमिकल्स की वजह से हो रहे हैं। और प्रोसेसिंग में भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि खाद्य उत्पादन में, प्रोसेसिंग में भी बहुत ज्यादा केमिकल्स होने की वजह से आज खाना जहर बन चुका है। तो हमारा जो उद्देश्य है, सबसे पहले खाने से अधिक हार्मफुल रसायनों को निकालना है। दूसरा, शिक्षा पर जोर देना है, ताकि बच्चों को पोषक तत्वों के बारे में अधिक ज्ञान हो। जैसा कि आपने पूछा था मुझसे अभी कि बच्चों को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए ताकि उनको पूरा पोषण मिले, तो बच्चों को कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कि अनाज हैं, दालें हैं, उनको फैट, जिसमें चिकनाई है, घी तेल है हमारा, जिसमें प्रोटीन है, अंडे हैं, दालें हैं ज्यादातर, और जो उपजने वाले अनाज हैं, जैसे कि हम स्प्राउट्स कहते हैं, उनको हम अधिक मात्रा में दें। साथ में 1-2 फल फ्रूट भी दें, और दूध की मात्रा भी बच्चों को देना शुरू करें, तो उनमें कुपोषण खत्म किया जा सकता है। लेकिन आप जैसा देख रहे हो कि आजकल अंडों में भी प्रोसेसिंग आ गई है, दालों में भी बहुत ज्यादा केमिकल डाल रहे हैं, दूध भी आप देख रहे हो यूरिया से ही दूध बनाने लग रहे हैं लोग। तो जो चीजें टेंडेंसी में ही प्राकृतिक नहीं है, वो पोषण नहीं देती, वो एक तरह से कमर्शियलाइज्ड प्रोडक्ट है। तो हमें कोशिश करनी है कि लोगों को जागरूक किया जाए कि कौन सा खाना अच्छा है, कौन सा सेहत के लिए सही है। तो जैसे जैसे बच्चों को पोषक तत्वों का ज्ञान होने लगता है, भोजन के प्रकारों का ज्ञान होने लगता है, वह अपने आप में सही गलत का निर्णय लेने लगता है। हाँ, मैं देश को एक संदेश देना चाहती हूँ आज वीएन न्यूज के माध्यम से। मेरा संदेश हमारे देश के लिए ये है, और मुख्यतः बिहार के लोगों के लिए ये है कि किसी सरकार पर आप निर्भर मत रहिए। आपका परिवार आपकी जिम्मेदारी है, आपकी आय से आपका जीवन स्तर अच्छा होगा, आपके बच्चों का जीवन स्तर अच्छा होगा, उनमें कुपोषण कम किया जा सकता है। आप देखेंगे कि स्वस्थ बच्चे ही, शरीर और दिमाग से स्वस्थ बच्चे ही एक अच्छा परिवार बनाते हैं, देश के भावी नागरिक बनते हैं, तंदुरुस्त नागरिक बनते हैं, जो ना सिर्फ आर्मी, नेवी, पुलिस, फौज में भर्ती होते हैं। बाकी मैं गर्व करती हूँ बिहार पर कि यहाँ से ज्यादातर आईएएस, आईपीएस डॉक्टर्स निकलते हैं। तो ऐसा बिहार हमें भारत को चाहिए, और कृपया करके बच्चे कम पैदा करें, पोषण से भरपूर भोजन उनको खिलाएं, ताकि स्वस्थ बच्चे रहें। मात्रा में कम होंगे तो सेहत अच्छी होगी। आप जनसंख्या के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। कोई सरकार आपको घर तक खाना नहीं देने आती। अगर वो कुछ मात्रा में खाना स्कूलों के माध्यम से, आईसीडीएस के माध्यम से आप तक पहुंचा भी रही है, तो भी उसका टैक्स आप लोग ही भर रहे हो। तो कोशिश करें आप अपने परिवार का सही से भरण पोषण करें, कुपोषण से बचें और परिवार को ही महत्व दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थी हमारे साथ और डॉक्टर निकी डब्बास, जिन्होंने जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कुपोषित बच्चे जो हैं वो मतलब जो शुद्ध भोजन होता है उसे करें। जो खेती होती है, आपको बता दें कि अब खेती में जिस तरीके से केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है,
कहीं ना कहीं इसका भी प्रभाव हो रहा है। वही डॉक्टर आपने बताया आपको कि जिस तरीके से उन्होंने जानकारी दी कि कम बच्चे पैदा करें और जो बच्चे पैदा करें उनके स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना चाहिए, उनके खाने पीने की चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ, देखते रहे वीएन न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए